अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। गाइस, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस किए थे, तो आज हम पार्ट 2 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नेस्कॉम KRL के असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी इस एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियोज़ को लाजमी देखें। उनको काफ़ी हेल्प होगी पेपर्स के अंदर। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई SCR इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सेमी कंट्रोल डिवाइस। तो SCR को सेमी कंट्रोल डिवाइस क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद द गेट पल्स। सेकंड ऑप्शन में कहता है इट कैन बी टर्न ऑफ बट नॉट ऑन विद द गेट पल्स। थर्ड ऑप्शन में कहता है इट कैन बी टर्न ऑन ओनली ड्यूरिंग वन हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेव। और फोर्थ ऑप्शन में इट कैन बी टर्न ऑन इन ऑफ विद द गेट पल्स। तो गाइज, मैंने SCR के बारे में ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ। उसके ऑपरेशन, इसके वर्किंग के लिए के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो SCR जो होता है वो गेट पल्स से ऑन तो हो सकता है, लेकिन उसको हम गेट पल्स से टर्न ऑफ नहीं कर सकते। तो सिर्फ गेट को हमारे पास जो बेसिक इसका मेथड ऑन करने का जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो है कि हम VA वोल्टेज या नोड टू कैथोड वोल्टेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे पास जंक्शन J3 ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास वो SCR कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। ये तो नॉर्मल मेथड है। इसके अलावा जो हमारे पास जंक्शन J3 जो होता है SCR का, उसको ऑन करने के लिए हम गेट पास को यूज़ करके उसे ऑन करा के SCR को वो ऑन करवा लेते हैं। लेकिन जो उसका बेसिक मेथड है VAK वाला, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो SCR को हम गेट पल्स से ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसको टर्न ऑफ नहीं किया जाता गेट पल्स। तो इसमें ऑप्शन बनता है इट कैन बी टर्न ऑफ बट नॉट ऑफ विद अ गेट पल्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद अ गेट पल्स। तो गाइज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन आते रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी इसमें से आते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी आपने अच्छी तरीके से करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, फॉर VGS इज इक्वल टू जीरो द ड्रेन करंट बिकम कांस्टेंट व्हेन द VDS एक्सीड्स। तो FET में से क्वेश्चन है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी हमारे पास ये ऐसी एम इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में से आते हैं। तो जब VGS की वैल्यू हमारे पास FET के अंदर जीरो होती है, तो ID VGS फॉर VGS की जो जब वैल्यू जीरो होती है, तो ID हमारे पास एसेंशियली कांस्टेंट हो जाता है। तो VDS की वो वैल्यू जिसके ऊपर ID जो है ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए, उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है। जब भी हमारे पास FET की VGS इज इक्वल टू जीरो होगी और VDS की वो वैल्यू जिसके ऊपर ड्रेन करंट हमारा जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कट ऑफ, सेकंड में कहता है VP, और फोर्थ ऑप्शन में 0 वोल्ट, और हमारा थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 0 वोल्ट, और फोर्थ ऑप्शन में कहता है VDD मीन सप्लाई वोल्टेज। तो फॉर VGS इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ द VDS एट विच ID बिकम इसेंशियली कांस्टेंट इज नाउन एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉर्म फैक्टर ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज साइन वेव। तो फॉर्म फैक्टर के बारे में उसने हमसे पूछा है। साइन वेव फॉर्म फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ द RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू द फॉर्म फैक्टर। तो इसका फॉर्म फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके एक टेबल है, मैंने एक टेबल है, उसके अंदर सारे फॉर्म फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सब टेबल को आपने देख लेना है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इंटरनेट से भी आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो हाफ वेव जो साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.11 होता है, इसको आपने याद रखना है। एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय द RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू जिसकी बनती है 0.707 डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू आती है हमारे पास 0.368, इस तरह की वैल्यू इसकी बन जाती है। तो साइन वेव की, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है 1.11। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू, आपने एवरेज वैल्यू को दोबारा बुक से देख लेना है, इसकी RMS वैल्यू की या साइन वेव की, और एवरेज वैल्यू दोनों को देख लेना है, उसको दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो आपके पास 1.11 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजेज। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ 5 टर्मिनल डिवाइस, मैंने आपको बताया था। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में ऑलरेडी मैंने एमसीक्यूज की काफ़ी 4 पार्ट्स तकरीबन मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ऊपर बनाए, तो उनको आप देख लें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से 1-2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजेज डुअल सप्लाई या फिर पॉजिटिव सप्लाई, थर्ड ऑप्शन में कहता है नेगेटिव सप्लाई, फोर्थ ऑप्शन में कहते हैं ये कोई भी नहीं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारे पास जो है डुअल सप्लाई, पॉजिटिव VDD भी हम देते हैं, नेगेटिव भी इसको ऑन कराने के लिए बाइसिंग जो वोल्टेज देते हैं,
पॉजिटिव वीडीडी और नेगेटिव वीडीडी, तो ये ड्यूअल सप्लाई यूज करता है, पॉजिटिव भी आया था और नेगेटिव भी। ऑप्शन नहीं इसमें राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द फास्ट रिकवरी डायोड हैज़ रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड के बारे में गाइज मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी टॉपिक्स हैं इनके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप किसी टेस्ट के अंदर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तमाम टेस्ट के अंदर। तो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है हमारे पास, जो फास्ट रिकवरी डायोड का, वो लेस देन 5 माइक्रोसेकंड को होता है, लेस देन 5 माइक्रोसेकंड। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनर डायोड कैन बी डिस्क्राइब्ड हैज। तो जीनर डायोड वो स्पेशल पर्पस डायोड है, इसको आपको पता होगा। जीनर डायोड जो है बेसिकली स्पेशल पर्पस डायोड है, जो रिवर्स बैच के अंदर इससे हम काम लेते हैं। तो ये अगर इसको हम फॉरवर्ड बैच के अंदर यूज़ करना चाहें तो हम इसको फॉरवर्ड बैच के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जीनर डायोड को जो मेन उसकी एप्लीकेशन है वो कॉन्स्टेंट एज वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, जो कॉन्स्टेंट वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है जीनर डायोड। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जीनर डायोड की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है। लिहाजा वो एज अ कांस्टेंट वोल्टेज हमें आउटपुट पे प्रोड्यूस करके देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो हमारे पास जीनर डायोड है इसको हम पावर सप्लाई के अंदर यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है ये। इसको नॉर्मली पावर सप्लाई के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड बैच दोनों के अंदर ही काम कर सकता है। तो नॉर्मली जिसका हम काम लेते हैं ये रिवर्स बैच के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच डिवाइस इज नॉर्मली ऑन। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में से प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। पी मॉस, एन मॉस, डी मॉस, ई मॉस, एफ ई टी। तो इसमें से जो हमारे पास जो डी मॉस एफ ई टी होता है, मॉसफेट का हमें पता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, ये 3 टर्मिनल हैं। तो बीच में हमारे पास चैनल होता है। जो डी मॉस एफ ई टी इसको नॉर्मली ऑन कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास चैनल क्रिएट हुआ होता है। लेकिन जो हमारे पास ई मॉस एफ ई टी होता है इसके अंदर हमने ऑपरेट करने के लिए पहले चैनल को ऑलरेडी हमें क्रिएट कराना पड़ता है, उसके बाद हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो डी मॉसफेट वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट वो मॉसफेट है जिसको हम उसका चैनल ऑलरेडी उसके अंदर क्रिएट हुआ होता है नॉर्मली, इसलिए उसको इस डिवाइस को डी मॉसफेट को नॉर्मली ऑन कहा जाता है। लेकिन इन्हेंसमेंट मॉसफेट जो है, इन्हेंसमेंट मॉसफेट ई मॉसफेट, उसके अंदर चैनल को हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। डी मॉसफेट इज नॉर्मली ऑन इसको कहा जाता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा UJT हैज़ हाउ मेनी जंक्शन। तो यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में क्वेश्चन है, इसके कितने जंक्शन होते हैं। तो UJT के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल के अंदर प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ। UJT के बारे में लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं। तो UJT के नाम से पता चल रहा है यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर, मीन इसका मतलब इसका एक ही जंक्शन है, सिर्फ एक से ज़्यादा। इसको डबल बेस ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। UJT को डबल बेस ट्रांजिस्टर भी, इसमें 2 किस्म की बेस यूज़ होती है हमारे पास, इसलिए इसे डबल बेस ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसको आपने याद रखना है। तो ये इसका हमारे पास सिर्फ एक ही जंक्शन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। UJT हैज़ ओनली 1 जंक्शन, 1 PN जंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिजिटल सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिजिटल सर्किट्स के बारे में आपको पता है, उसमें स्विचिंग होती है, ऑन ऑफ हमारे पास स्विचिंग हो रही होती है। तो उसमें हमारे पास 2 स्टेट बनती हैं। स्टेट लो लेवल स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हाई लेवल स्टेट होती है उसको हम 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 0 1 मीन ऑन ऑफ। तो ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 2 स्टेट बनती हैं। तो डिजिटल सर्किट कंसिस्ट ऑफ डैश 2 स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑप्शन इसमें बी बनता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सुपर कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन। सुपर कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन है, वो ये एनर्जी किस तरह स्टोर करता है। भाई जो भी सुपर कैपेसिटर हो, जितने भी कैपेसिटर हैं, सिरामिक कैपेसिटर हैं, पेपर कैपेसिटर है, मिका कैपेसिटर है, ये जितने किस्म के कैपेसिटर हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो सुपर कैपेसिटर हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। इंडक्टर के बारे में आपने याद रखना है, इंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है सुपर कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, सुपर कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल कैन प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एनर्जी। तो सोलर सेल के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। AC एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, DC एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, या बोथ AC एंड DC करता है, या इनमें से कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो सोलर सेल जो होता है इसके अंदर हम ये बेसिकली DC एनर्जी को स्टोर करता है। सोलर सेल्स के अंदर बेसिकली फोटो डायोड लगे जाते हैं, सन लाइट की वजह से उनके ऊपर लाइट पड़ती है, फोटो डायोड ऑपरेट करते हैं। और सोलर सेल्स होते हैं उनके साथ हमने DC बैटरी को कनेक्ट किया होता है, जो बैटरी के अंदर ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती रहती है। जब तक उस पर लाइट पड़ती रहेगी, स्ट्रेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वो एनर्जी बैटरीज के अंदर हमने बैटरी साथ कनेक्ट की होती है, DC बैटरीज, उनके अंदर वो स्टोर करता रहता है। वो एनर्जी हमेशा DC के अंदर, DC बैटरीज के अंदर स्टोर होती है। इसलिए वो सोलर स्टार जो है वो DC एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सोलर स्टार प्रोड्यूस DC एनर्जी, DC वोल्टेज मीन्स। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है।
तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन मोस्फेट द कंडक्शन पाथ बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं। एफईटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आ जाते हैं। इसकी इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, इसकी चीज़ों के बारे में आपने लाजमी पढ़ के जाना है। इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एफईटी की आपको पता होनी चाहिए। तो जो हमेशा मैंने आपको बताया था एफईटी के हमारे पास 3 टर्मिनल है, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो हमारे पास सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो चीज़ कंडक्शन पाथ होता है, कंडक्शन पाथ हमेशा सोर्स और ड्रेन के दरमियान होता है। तो उस पाथ को हम चैनल कहते हैं, इसको चैनल कहा जाता है। इसमें रीजन का चक्कर नहीं होता है, न पी रीजन एन रीजन, इसका कोई चक्कर नहीं होता। सिर्फ हमारे पास ड्रेन और सोर्स के दरमियान एक चैनल प्रेजेंट, एक पाथ, कंडक्शन पाथ होता है जिसको हम चैनल कहते हैं। तो इसको आप याद रखना है आपने। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल डिवाइस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 15 टू टोटल 40 एमसीक्यू होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट में। तो बीच में 15 से 20 एमसीक्यू होते हैं, वो बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसमें उसके अलावा 10 टू 12 एमसीक्यू काफ़ी टफ एमसीक्यू होते हैं, लेकिन जो तमाम टेस्ट के अंदर 15 एमसीक्यू होते हैं वो वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं। तो जिस तरह ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द करंट कंट्रोल डिवाइस, मोस्फेट, बीजेटी, एफईटी या फिर ऑसिलेटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है बीजीटी। बीजीटी बेसिकली बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। अगर मोस्फेट की बात की जाए तो वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो अगर ये क्वेश्चन मोस्फेट के बारे में होता तो इसे हम वोल्टेज के बारे में पूछा जाता कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन सी है, तो हम इसमें मोस्फेट का राइट ऑप्शन लगाते। तो इसमें करंट कंट्रोल का पूछा गया तो ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो इसमें राइट आंसर बनता है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोस्फेट बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डार्लिंगटन कनेक्शन इज अचीव्ड इन अ टू ट्रांजिस्टर बाय कनेक्टिंग। डार्लिंगटन कनेक्शन जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली हमारे वोल्टेज गेन, हमारे पास जो करंट गेन होता है इसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डार्लिंगटन कनेक्शन होती है, उनके अंदर हम दो ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके कलेक्टर को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके हमें आउटपुट मिलती है, जिससे हमें आउटपुट हमारी ज़्यादा हमें मिल जाती है। तो हमारा अपने वोल्टेज गेन हमें ज़्यादा मिल जाता है। तो डार्लिंगटन कनेक्शन हमेशा जो यूज होते हैं बोथ कलेक्टर द्वारा कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द बोथ कलेक्टर। तो उनके कलेक्टर टर्मिनल को, दोनों ट्रांजिस्टर के कनेक्टर टर्मिनल को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा वोल्टेज गेन इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिवाइस शाउन इन द फिगर। ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्वेश्चन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसके बारे में पावर क्वेश्चन है, ये फिगर किस चीज़ की है। तो आप देखते हैं इसका एक टर्मिनल MT1 है, सेकंड टर्मिनल MT2, थर्ड टर्मिनल इज अ गेट टर्मिनल। तो आप ये याद रखना है थायरिस्टर का है, थायरिस्टर या 3 टर्मिनल डिवाइस। तो उसके अंदर 3 जंक्शन होती हैं और तीन जंक्शन और 4 लेयर डिवाइस और 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। तो गेट से हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं इसकी। तो 2 इनपुट टर्मिनल हमारे पास, एनोड, कैथोड, और थर्ड टर्मिनल जो है गेट टर्मिनल है। तो थायरिस्टर जो है बेसिकली जो जो हमारे पास ट्राई थैरिस्टर के आगे काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं। ट्राई सिंबल बेसिकली बनी ट्राइक का सिंबल है हमारे पास। ट्राइक जो है बेसिकली एसी के फेस कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। आपने याद सम टाइम एमसीक्यू इस फॉर्म में आया था, ट्राइक यूज टू कंट्रोल द एसी फेस। एसी का जो अल्टरनेटिंग करंट का फेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ट्राइक को यूज़ करते हैं। उसके अलावा काफ़ी इसके अलग भी यूजेज हैं। तो ट्राइक जो होता है बेसिकली इसमें 2 एंटी पैरेलल एससीआर को एंटी पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया जाता है। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला टर्मिनल ये भी हमारे पास, ये देख सकते हैं फर्स्ट एससीआर इस डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्ड, और सेकंड डायरेक्शन ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर कनेक्ट है। तो एंटी पैरेलल के अंदर 2 एससीआर कनेक्ट हैं। तो विद अ कॉमन गेट को उनको कॉमन, दोनों के गेट को कॉमन किया हुआ है। तो इस टाइप ऑफ कनेक्शन को हम कहते हैं ट्राइक कहते हैं। इस टाइप के डिवाइस को कहते हैं हम ट्राइक। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एडिशन ऑफ पोज इन अ सिस्टम। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन था एडिशन ऑफ जीरोज इन अ सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम के अंदर से आ जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ डेली के 3 या 4 क्वेश्चन लाजमी आते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर से। तो एडिशन ऑफ पोज इन अ सिस्टम गिव द लीड कंपनसेशन। अगर एडिशन ऑफ जीरो का क्वेश्चन होता है तो वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, तो उसमें लैग कंपनसेशन हमारा राइट आंसर बनता था। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, एडिशन ऑफ पोज इन अ सिस्टम गिव द लीड कंपनसेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरेक्टर डायोड यूजुअली। तो वैरेक्टर डायोड के बारे में ये क्वेश्चन है। तो वैरेक्टर डायोड हमेशा रिवर्स बैच के अंदर काम करता है। इसको वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड भी कहा जाता है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग सर्किट के अंदर यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो वैरेक्टर डायोड को नॉर्मली हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट होते हैं, उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, और इसको हम हमेशा रिवर्स बैच के अंदर यूज़ करते हैं। इसका जो वैरेक्टर डायोड जो बेसिकली इसका पी और इन रीजन के दरमियान हमारे पास एक कैपेसिटेंस, एक डाई इलेक्ट्रिक रीजन होता है, इसलिए क्या है कैपेसिटेंस के तौर पर एक्ट है, एक कैपेसिटेंस वेरिएबल कैपेसिटेंस के तौर पे ये एक्ट करता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है, वैरेक्टर डायोड जो हमेशा रिवर्स बैच के अंदर काम करता है, तो उसको आपने याद रखना है। तो ये भी स्पेशल पर्पज डायोड है। तो इसलिए जितने भी डायोड रिवर्स बैच में जो काम करते हैं वो स्पेशल पर्पज डायोड कहलाते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द आउटपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज ऑब्टेन्ड। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों के ऊपर कंडक्ट करता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को हमारे पास वो रेक्टिफाई करके देता है, लेकिन नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता। तो नेगेटिव साइकिल के ऊपर हमारी उसकी आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाती है, कोई आउटपुट हमें नहीं मिलती। तो वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के ऊपर रेक्टिफाई आउटपुट हमें देता है, डीसी आउटपुट देता है हमें। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों के ऊपर रेक्टिफाई करता है, और दोनों साइकिल के हमें आउटपुट पल्सेटिंग डीसी हमें आउटपुट पे मिल जाता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को मिला के जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है वो हमें हाफ फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट पे मिल जाता है। तो ये कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट ऐसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट से एक साइकिल को वो कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लिप फ्लॉप्स आर, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पता होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप्स जो है ये एज ट्रिगर्ड होते हैं। एज ट्रिगर्ड मीन जो हमें जो भी आउटपुट हमें फ्लिप फ्लॉप से मिलती है वो पॉजिटिव एज से मिल सकती है। एज ट्रिगर्ड मीन पॉजिटिव एज होगी या फिर नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज को हम राइजिंग एज कहते हैं और नेगेटिव एज को हम फॉलिंग एज कहते हैं। तो ये एज ट्रिगर्ड होते हैं फ्लिप फ्लॉप। इसके अपोजिट दूसरी जो टर्म है हमारे पास लैच। लैचेज बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो हमारे पास लेवल ट्रिगर्ड होते हैं। मीन वो लेवल के ऊपर से काम करते हैं, पूरे हमारे पास एज के ऊपर जो क्लॉक बनती है क्लॉक की एज से आउटपुट नहीं उठाते। वो हमारे पास जो पॉजिटिव हमारे पास जो लेवल बनते हैं 1 या 0, जो लेवल पूरा कंप्लीट बन रहता है वहाँ से हमें आउटपुट मिलती है लैचेज की। लेकिन जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो एज टिकट होते हैं। तो ऑप्शन इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नहीं। तो इसमें आपने याद रखना बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव एज। तो इसमें पॉजिटिव एज का ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है, लेकिन हम ये लगा नहीं सकते क्योंकि उसमें नेगेटिव एज के लिए भी ये काम करता है। तो ऑप्शन नहीं इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच कैपेसिटर विल फिजिकली स्मॉलर फॉर द सेम रेटिंग। तो इनमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हमें, सिरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर। तो इनमें से कौन सा साइज है जिसका कौन सा कैपेसिटर है जिसका साइज मिनिमम साइज है, स्मॉलर साइज है। तो बोथ ऑफ दोनों का साइज इक्वल है या फिर। तो हमारे पास जो सिरामिक कैपेसिटर गाइज आपने देखी होती है बिल्कुल छोटा सा कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर एम्बेड किया होता है। तो वो उस कैपेसिटर को हम कहते हैं, वो उसको हम सिरामिक कैपेसिटर कहते हैं। ऑप्शन नहीं इसमें राइट आंसर बनता है। सिरामिक कैपेसिटर का साइज काफ़ी छोटा होता है। तो पेपर कैपेसिटर कैपेसिटर का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द सिरामिक कैपेसिटर। तो सिरामिक कैपेसिटर बहुत छोटे साइज में होते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ ऑपरेशन इन पीएलएल। तो पीएलएल के अंदर कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ऑपरेशन इन पीएलएल। पीएलएल के बारे में मैं ऑलरेडी उसकी वर्किंग उसके मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो इसके में से भी 1-2 क्वेश्चन असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर 3 मोड होते हैं हमारे पास, कैप्चर मोड, फ्री रनिंग मोड और फेस लॉक मोड। ये 3 मोड होते हैं पीएलएल के अंदर। तो इसमें अनलॉक कोई हमारे पास मोड नहीं है। तो अनलॉक इज नॉट अ मोड ऑफ ऑपरेशन इन पीएलएल। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर बनता है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज अ प्रॉब्लम फॉर। तो ये पावर एम्पलीफायर में से क्वेश्चन है। पावर एम्पलीफायर में से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पावर एम्पलीफायर के बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो आप कभी किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो होती है वो क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर प्रोड्यूस होती है। क्लास बी के अंदर बेसिकली क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होती है। उसको हम रिमूव करना वो कम करने के लिए हम क्लास ए बी एम्पलीफायर को बनाते हैं। तो क्लास ए बी के अंदर कोई भी क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं होती। तो क्लास बी एम्पलीफायर जो है वही क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो दोनों ट्रांजिस्टर T1 और T2 होते हैं वापर में उनको सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से आउटपुट के अंदर डिले पैदा होता है। इसलिए हम उसके अंदर जिसकी वजह से उसके अंदर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, इन हाफ वेव रेक्टिफायर दी आउट इनपुट फ्रिक्वेंसीज। तो इनपुट फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो होती है हम जो देते हैं एसी की जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज देते हैं। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है वो इज इक्वल टू द इनपुट, जो इनपुट फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू दी आउटपुट फ्रिक्वेंसी। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर की इनपुट पे जो फ्रिक्वेंसी होगी वही फ्रिक्वेंसी हमें आउटपुट पर मिलती है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात की जाए तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो इनपुट पे जो फ्रिक्वेंसी देते हैं आउटपुट के ऊपर वो डबल होती है, ट्विस्ट होती है। तो अगर 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो आउटपुट के ऊपर 100 हर्ट्ज मिलेगी। अगर हाफ वेव की इनपुट की अगर हम 50 हर्ट्ज इनपुट पे दे रहे हैं तो आउटपुट पे भी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, इक्वल टू दी इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, एएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटीसी रेशियो द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय द कैरियर सिग्नल। इसको एएम डिवाइडेड बाय एसी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वीएम बाई वीसी से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज रेशियो ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय द कैरियर वोल्टेज। वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय द वोल्टेज ऑफ द कैरियर सिग्नल, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो एम बाई ए सी भी कहा जाता है, वी एम बाई वी सी भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस गिव द आउटपुट विदाउट इनपुट। इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो जिसको इनपुट हम नहीं देते, हमें आउटपुट वो देती रहती है। एम्पलीफायर, फिल्टर, ऑसिलेटर या फिर ट्रांजिस्टर। तो ऑसिलेटर वो डिवाइस है जिसको एक बार हम डीसी इनपुट दे देते हैं, उसके बाद हमें वो आउटपुट देती रहती है, रिपीटेटिव आउटपुट हमें वो देती रहती है, हमें दोबारा इनपुट देने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बाकी डिवाइस की बात करें, एम्पलीफायर वगैरह, इनको हम कॉन्स्टेंटली इनपुट देते रहेंगे तभी वो हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करके देंगे। लेकिन ऑसिलेटर की बात की जाए, उसे एक बार हम सिंगल टाइम फर्स्ट टाइम डीसी इनपुट देते हैं, उसके बाद हमें वो रिपीटेटिव आउटपुट हमें देती रहती है। तो ऑसिलेटर वो डिवाइस है जिसको हम डेट गिव्स द आउटपुट विदाउट इनपुट। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। गाइज आपको अगर कोई भी रिप्लाई करना है कमेंट से, क्वेश्चन से कोई मिस्टेक है तो कुछ भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है किसी, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो अगर आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे ये एमसीक्यूज़ अभी 1-2 सेकंड तक, 1-2 मिनट तक आ जाएंगे, आप अपडेट हो जाएंगे, तो आप इनको सॉल्व भी कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच।